तो एक एवरेज स्टूडेंट को एक टॉपर से जो चीज़ अलग करती है वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। इसी वजह से जो उनको पेपर का पैटर्न पता होता है और वो बहुत अच्छे से स्कोर कर पाते हैं इन मार्क्स को। तो इसीलिए आज मैं आपको लोगों के लिए एक सैंपल पेपर लेकर आई हूँ जो कि एक दिल्ली के रिनोल्ड स्कूल का प्री बोर्ड का पेपर है। तो चलो आपको करना क्या है, अपनी रजिस्टर लेकर आ जाओ, अपना पेन लेकर आ जाओ और मेरे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करो। वीडियो को स्टॉप करो और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। उसके बाद मेरे साथ आंसर को मैच करो। और साथ ही साथ मैं आपको बहुत सारे ऐसे टिप्स भी देती जाऊंगी जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको जब आपके सामने बोर्ड का पेपर आए तो आपको उसको कैसे लिखना है, उसमें कैसे आप चीजें, कैसे वर्ड्स, कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं जिससे आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएं। राइट? तो सेक्शन ए एज यू नो इज ऑफ बायोलॉजी, सेक्शन बी इज ऑफ केमिस्ट्री एंड सेक्शन सी इज ऑफ फिजिक्स। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सेक्शन ए विच इज बायोलॉजी सेक्शन। Here you can see question number 1 is select from the following a food chain in which the organism of the second trophic level is missing। तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, इनमें से ऐसी फूड चेन को सेलेक्ट करो जिसमें सेकेंड ट्रॉपिक लेवल का ऑर्गेनिज्म मिस हो। फर्स्ट इज स्मॉल फिश, जूओप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन एंड लार्ज फिश। सो इसमें आप देख सकते हो जूओप्लैंक्टन जो होता है ना वो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं पॉन्ड के अंदर। फाइटोप्लैंक्टन्स माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स को बोला जाता है। एंड सो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया फाइटोप्लैंक्टन, सेकंड हो गया जूओप्लैंक्टन, थर्ड हो गया स्मॉल फिश एंड टॉप हो गया लार्ज फिश। तो हमें देखना था कि सेकंड ट्रॉपिक लेवल मिस है कि नहीं। तो यस, देयर इज सेकंड ट्रॉपिक लेवल। तो ये तो ऑप्शन हो जाएगा गलत। सेकंड ऑप्शन इज फ्रॉग, स्नेक, ग्रास, ग्रासहॉपर एंड ईगल। तो फर्स्ट इज ग्रास, ग्रास को खाता है ग्रासहॉपर, तो यहाँ पे भी सेकंड ट्रॉपिक लेवल है, तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा गलत। सी इज ग्रास, फ्रॉग, टाइगर एंड स्नेक। तो देखो ग्रास तो है, ग्रास को क्या फ्रॉग खाता है या टाइगर खाएगा या स्नेक खाएगा? तो ऑब्वियसली इन तीनों में से ग्रास को कोई भी नहीं खाता। तो यहाँ पे जो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल का ऑर्गेनिज्म है दैट इज मिसिंग, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। Question 2. Out of the 4 experimental setups shown below, which one will demonstrate the evolution of carbon dioxide during respiration of germinating seeds? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पे 4 एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स भी हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि इन 4 एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स में से एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन दैट इज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स कौन सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप शो कर रहा है। तो फर्स्ट हम सारे ये सेटअप देख लेते हैं। फर्स्ट इज कोनिकल बीकर में जर्मिनेटिंग सीड्स आर देयर। ठीक है, जर्मिनेटिंग सीड्स यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तो इवॉल्व हो रही है। फिर यहाँ पे कॉटन प्लग लगाया गया है। यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब भी है जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, नाउ हियर वी कैन सी अ डिलीवरी ट्यूब जो कि एक साइड में छोटे बीकर के साथ अंदर इंसर्ट है जिसमें वाटर है। तो देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस हो रही है, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है वो इसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब भी करेगा, खींचेगा भी ताकि वैक्यूम क्रिएट हो सके। पर क्योंकि यहाँ पे कॉटन प्लग है तो वैक्यूम क्रिएट नहीं हो सकता, क्योंकि कॉटन से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर लीक होती रहेगी। ठीक है, तो आपका सेटअप 1 तो इनकरेक्ट हो जाएगा। सेटअप सी में हम देख सकते हैं देयर आर नो सीड्स, जब सीड्स ही नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होगी, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन सी पे आ जाओ, जर्मिनेटिंग सीड्स हैं यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस होगी। रबर कॉर्क भी है यानी कि वैक्यूम भी है यहाँ पे, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इस डिलीवरी ट्यूब के अंदर नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम तो क्रिएट हो ही नहीं रहा, तो इसके अंदर कैसे ये सक कर सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया आपका, यानी कि ऑप्शन थर्ड गलत हो गया। ऑप्शन फोर्थ ऑब्वियसली करेक्ट है, एक बार इसको देख भी लेते हैं कैसे। क्योंकि यहाँ पे जर्मिनेटिंग सीड्स हैं। ठीक है, जर्मिनेटिंग सीड्स हैं यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, नाउ यहाँ पे रबर कॉक भी है टू कीप दिस थिंग एयर टाइट। यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन भी है टू एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से इसके अंदर जो है वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा दैट पुल द वाटर अप इन द ट्यूब। ठीक है, जो वाटर इसके अंदर खींच सकता है। ठीक है, तो इस वजह से आपका ये सेटअप इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलो आ जाते हैं नेक्स्ट पे। द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेल गैमेट इन ह्यूमन। अब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मेल गैमेट का पूछा गया है, ह्यूमंस में कौन सा होगा। हियर यू कैन सी
First is 22 plus x or 22 plus y. B is 23 plus x or 23 plus y. Then is 22p plus x or 22p plus y. And the last option is 23p plus x or 23p plus y. We know कि जो हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, उसमें 46 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं. तो पेयर कितने हो गए? 23 पेयर. 23 में से जो 22 होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, और जो लास्ट क्रोमोसोम होता है वो फीमेल्स में XX होता है और मेल्स में XY होता है, यानी कि ये क्या है? ये हैं 6 क्रोमोसोम्स, राइट? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 22 प्लस x और 22 प्लस y, राइट? ये आपका ह्यूमन मेल का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, क्योंकि मेल्स के पास एक X क्रोमोसोम होता है, एक Y क्रोमोसोम होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं. Which of the following statements are correct in connection with A and B marked in the given diagram of the human heart? Here you can see, यहाँ पे हमें बताना है A और B से रिलेटेड. यहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, कौन सी करेक्ट है. तो चलो फर्स्ट हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं. ये पार्ट है आपका लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज राइट एट्रियम एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल. नाउ हम देख सकते हैं लेफ्ट एट्रियम में ये जो ब्लड वेसल बी है, ठीक है, ये तो ब्लड को लेके आती है. कहाँ से लेके आएगी? ये लेके आएगी लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो लंग से रिलेटेड यानी कि पल्मोनरी वेन, ठीक है, पल्मोनरी वेन जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से लेफ्ट एट्रियम में लेकर आती है. तो फर्स्ट हमने आइडेंटिफाई कर लिया. नाउ ए क्या होगा? ए को हम देखते हैं. नाउ आप देख सकते हो ये जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से इसके अंदर ब्लड जा रहा है, ठीक है, और ये बाहर जा रहा है. अब राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड होता है? राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि ऑक्सीजन डिफेक्ट ब्लड होता है. तो ये ब्लड ऑक्सीजन के एडिशन के लिए जा रहा है लंग्स में. लंग्स में जा रहा है यानी कि पल्मोनरी जो ब्लड वेसल लेके जा रही है लंग्स में, उसको हम बोलते हैं आर्टरी. तो दिस इज पल्मोनरी आर्टरी. तो बी हमारा हो गया पल्मोनरी वेन, ए है पल्मोनरी आर्टरी. ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुछ आइडेंटिफाई तो कर लिया है. नाउ लेट अस रीड ऑप्शंस क्या क्या हैं. फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है ब्लड वेसल ए, इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स. ठीक है, ए को बोला गया है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेके जा रही है लंग्स में. तो यस, इट बिकॉज इट इज पल्मोनरी आर्टरी, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ही लेके जा रही है. ऑप्शन 1 करेक्ट है. सेकंड ऑप्शन में बोला गया है ब्लड वेसल बी, इट कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स, यानी कि लंग्स से लेकर आ रही है बी. तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया. दो ऑप्शन तो हमारे करेक्ट हो गए हैं. आगे देखते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन बोला गया है ब्लड वेसल बी, लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स एज इट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम दिस ब्लड वेसल. ठीक है, तो बोला गया है, देखो लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स करता है, तो ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है, ये रिलैक्स करता है तब इसके अंदर ब्लड आता है. तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट हो गई. तो हमारा ऑप्शन 3 भी करेक्ट है. लास्ट ऑप्शन बच गया है ब्लड वेसल ए, राइट एट्रियम हैज थिक मस्कुलर वॉल as it has to pump blood to this blood vessel. तो एट्रियम का बोला गया कि राइट एट्रियम की वॉल थिक होती है, यानी कि ये वाली. नो, दिस इज रॉन्ग. क्यों? जो ये इसकी वॉल थिक होने का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इसको जो ब्लड है वो सिर्फ राइट वेंट्रिकल में पंप करना है, जो कि बिल्कुल इमीडिएटली इसके नीचे है. तो इसको थिक वॉल्स का कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, इंस्टेड लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ना, इसके वॉल्स थिक होते हैं, क्योंकि इससे जो ब्लड जाता है वो बहुत ज्यादा प्रेशर के अंडर होता है, और वो हमारी बॉडी के फारदेस्ट ऑर्गन यानी हमारी फीट, हमारे हेड तक ब्लड जाना चाहिए. तो इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल जरूर थिक वॉल्ड होता है. राइट, आई होप आपको समझ आ गया होगा. तो ऑप्शन 1, 2 एंड 3 करेक्ट हैं. ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा. राइट, नेक्स्ट पे आ जाते हैं. क्वेश्चन 5 इज प्लांट प्रोड्यूस बाय डैश would be genetically same enough to have all characteristics of the parent plant. अगर प्लांट को जेनेटिकली सिमिलर होना है अपने पेरेंट प्लांट से, मतलब क्लोन एकदम सेम चाहिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन, तो हमें करनी होगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा. तो जर्मिनेटिंग सीड्स में तो हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो दिस इज रॉन्ग. सेल्फ पॉलिनेशन
पॉलिनेशन में भी फ्लावर्स होते हैं विच इज अगेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये भी गलत हो गया। क्रॉस पॉलिनेशन भी फ्लावर्स में होता है, ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। स्टेम कटिंग फॉर एग्जाम्पल इन रोज, तो ये एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है जिसमें कि जो प्लांट्स हैं वो बिल्कुल जेनेटिकली सिमिलर होते हैं पेरेंट्स प्लांट्स की तरह, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। मेंडल सेलेक्टेड गार्डन पीस एज हिज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल बिकॉज पी प्लांट्स, ठीक है, पी प्लांट्स के कुछ यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, इनमें से सेलेक्ट करने हैं कौन से करेक्टरिस्टिक्स ठीक थे जिसके लिए ग्रिगोर जॉर्ज मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया था। तो फर्स्ट ऑप्शन बोला है possesses a number of well defined contrasting characteristics, तो यस पी प्लांट के 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टरिस्टिक्स थे जिसके लिए इसको सेलेक्ट करा गया था। कंटेन यूनिसेक्सुअल फ्लावर, नो, इसके यूनिसेक्सुअल फ्लावर नहीं थे, इसके बाइसेक्सुअल फ्लावर्स थे। थर्ड इज हैव अ शॉर्ट लाइफ साइकिल, तो यस दिस इज आल्सो करेक्ट। प्रोड्यूस मेनी सीड्स इन वन जनरेशन, दिस इज आल्सो करेक्ट, तो यानी कि हमारा ऑप्शन 1, 3 एंड 4 करेक्ट हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए 1, 3 एंड 4 ओनली, दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप आप लोगों को अभी आई होप आप लोग भी मेरे साथ इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ओजोन। Ozone is a poisonous gas. Yes, it is a poisonous gas if inhaled. Ozone shields the Earth's surface from the infrared radiation from the sun. No, this is wrong क्योंकि ओजोन एक ऐसी गैस है, क्या बोल रही हूँ मैं, ओजोन शील्ड्स the Earth's surface from ozone shields the Earth's surface from the infrared radiation from the sun. तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि ओजोन एक ऐसी गैस है जो अर्थ के सरफेस को शील्ड तो करती है बट इंफ्रारेड रेडिएशन से नहीं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। थर्ड ऑप्शन इज ओजोन इज अ प्रोडक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे देखो बच्चों, क्या होता है ना, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो एक गैस है, जब उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ती है सन से तो जो ओजोन का मॉलिक्यूल है वो ओजोन के एटम्स में ब्रेकअप हो जाता है। नाउ एज यू कैन सी जो ऑक्सीजन अकेले से एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यानी कि मोनो एटॉमिक नहीं होता, तो क्या होता है ये ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन हो जाता है और O3 यानी कि ओजोन का मॉलिक्यूल विच इज अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल ये बन जाता है। तो ओजोन क्या है, दिस इज द प्रोडक्ट किस चीज का, ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक्टिंग ऑन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो गया। ऑप्शन 4 पे आ जाते हैं। एट द लोअर लेवल ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर ओजोन परफॉर्म मोस्ट एसेंशियल फंक्शन, नॉट एट द लोअर लेवल, ये तो बहुत ही ऊपर होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा ऊपर होती है, एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को शील्ड करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। तो ऑप्शन 1 और 3 तो हमारे करेक्ट हो गए। लेट अस सी इसमें से कौन सा ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। चलो अब हम आ जाते हैं assertion रीजन पे। Assertion is existence of variation in nature help in the selection of best adaptive feature by nature in living organism to survive under the unfavorable conditions। यानी कि बोला गया है अगर वेरिएशंस जो होती है ना वो किसी भी इंडिविजुअल को यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अनफेवरेबल कंडीशंस में सरवाइव करने में हेल्प करती हैं, तो यस दिस इज ट्रू, जो वेरिएशंस होती हैं हमारी बॉडी के अंदर वो हमें सरवाइव करने में हेल्प करती हैं व्हेन देयर इज एनी अनफेवरेबल कंडीशन। सो द रीजन इज existence of variation in the organism of a species increases the chances of its survival during change in the environment। तो ये भी ठीक है बिल्कुल, क्योंकि जो वेरिएशंस होती हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को के चांसेस को इंक्रीज कर देती हैं ड्यूरिंग द चेंज इन द एनवायरनमेंट, यानी कि जब भी एनवायरनमेंट में चेंज होता है तो वेरिएशन उसकी हेल्प करती है उसको सर्वाइवल के लिए। दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion ऑल्सो। तो ऑप्शन ए इस केस में हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड assertion रीजनिंग देख लेते हैं।
मोस्ट ऑफ द ह्यूमन ट्रेट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल डीएनए। तो जो ह्यूमन ट्रेट्स होते हैं जैसे कि हमारे बालों का कलर, आंखों का कलर, बोला गया कि वो पैटर्नल और मैटरनल डीएनए से इन्फ्लुएंस होते हैं। पैटर्नल यानी कि फादर का डीएनए, मैटरनल यानी कि मदर का डीएनए। तो यस, दिस इज ट्रू। रीजन दिया गया है एज कंपेयर टू फादर द मदर कंट्रीब्यूट्स मोर जेनेटिक मटेरियल टू द चाइल्ड। नो, दिस इज फॉल्स। फादर एंड मदर दोनों ही इक्वल कंट्रीब्यूट करते हैं बच्चे के जो उसके जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है उनका। तो दिस इज रॉन्ग। ओके, तो इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 10th is differentiate between alveoli and nephron on the basis of the following points। तो alveoli क्या होता है? alveoli सैक जैसे स्ट्रक्चर होते हैं हमारे लंग्स में जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं, ठीक है। वाइल नेफ्रॉन इज अ यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है, एक यूनिट होता है किडनी का, यानी कि ये जो है कुछ इस तरीके का दिखता है, ट्यूबुलर पोर्शन होता है और ये यूरिन के फॉर्मेशन में सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, राइट। तो चलो आ जाओ स्ट्रक्चर पे। एल्वियोला का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। वाइल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इट इज ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। फंक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। वाइल नेफ्रॉन क्या करता है? नेफ्रॉन के दो फंक्शन है, सेलेक्टिव री एब्जॉर्प्शन करता है एंड यूरिन फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये दो फंक्शन है नेफ्रॉन के। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन करते हैं ए, वेयर इज बाइल जूस स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है? इट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। मेंशन एनी वन फंक्शन ऑफ द बाइल जूस। वन फंक्शन पूछा गया, इसके दो फंक्शन होते हैं, आप लिख सकते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, राइट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में हेल्प करता है। दूसरा फंक्शन भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो, जो भी स्टमक से हमारा एसिडिक चाइम आता है, यानी कि जो फूड, ठीक है, वो जो स्टमक से आता है डिजॉल्व फॉर्म में, सॉलिड सेमी सॉलिड स्टेट में, उसको हम चाइम बोलते हैं, दैट इज एसिडिक। उसको ये क्या करता है? उसको बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है सो दैट पैनक्रियाटिक इंजाइम्स कैन एक्ट। क्योंकि जो पैनक्रियास से इंजाइम्स रिलीज होते हैं उनको हम पैनक्रियाटिक इंजाइम्स बोलते हैं, वो बेसिक मीडियम में ही काम कर सकते हैं। तो जो बाइल जूस होता है वो एसिडिक टाइम को बेसिक में कन्वर्ट कर देता है, राइट। तो आपको जो भी इजी लगता है वो आप एक फंक्शन लिख सकते हैं। नाउ सेकंड ऑप्शन भी देख लेते हैं। 11th का बी पार्ट है, स्टेट द इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। इज इट एसेंशियल दैट दीज स्टेप्स टेक्स प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली? तो पहले तो हमें इवेंट्स बताने हैं, फोटोसिंथेसिस में इवेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट जो इवेंट है दैट इज एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इवेंट हो गया। एब्जॉर्प्शन के बाद सेकंड जो इवेंट है दैट इज conversion of light to chemical energy and splitting of water molecule into hydrogen and oxygen, ठीक है। पहला तो एब्जॉर्प्शन कर लिया लाइट एनर्जी का, किसने करा? क्लोरोफिल ने करा। देन इज द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। थर्ड इज रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। तो ये हो गए तीन इवेंट्स। नाउ इसके सेकंड पार्ट जो पूछा गया है, क्या ये स्टेप्स एक दूसरे के बाद इमीडिएटली होने चाहिए? तो नो, इट इज नॉट नेसेसरी, बिकॉज वी नो दैट इन डेजर्ट प्लांट क्या करते हैं? दे टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द नाइट, बिकॉज ड्यूरिंग द डे डेजर्ट प्लांट के जो स्टोमेटा होते हैं दे रिमेन क्लोज टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर, राइट, टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ताकि देखो, अगर डेजर्ट प्लांट के स्टोमेटा दिन में खुले रहेंगे तो क्या होगा? वाटर लॉस हो जाएगा ना, जिसकी वजह से वो मर सकते हैं। सो देयर स्टोमेटा रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द डे एंड at night they open the stomata and absorb the carbon dioxide and they make some intermediate product, कोई intermediate product बना देते हैं। and when there is sun during the day they do the photosynthesis, right, इस तरीके से वो काम करते हैं। तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि ये जो तीन स्टेप्स हैं एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन एंड रिडक्शन, ये एक के बाद एक हो, या आगे पीछे भी हो सकते हैं। चलो आ जाते हैं हमारे 12th क्वेश्चन पे। व्हाट इज डैमेज टू द ओजोन लेयर क्वेश्चन नंबर 12 is why is damage to the ozone layer a cause of concern? What are its causes?
तो जो ओजोन लेयर है उसको जो डैमेज है, क्या ये कंसर्न मतलब चिंता का विषय है कि नहीं है? तो ऑब्वियसली इट इज अ केस ऑफ कंसर्न बिकॉज इंक्रीज्ड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रीचिंग ऑन अर्थ कैन कॉज स्किन कैंसर एंड आई डैमेज। ठीक है, इससे हमें खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं, इससे हमें स्किन का कैंसर हो सकता है और कैटारैक्ट कैटारैक्ट हो सकता है, यानी कि आई डैमेज हो सकती है। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, राइट। तो ओजोन लेयर नहीं होगी तो जो सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं दे विल रीच द अर्थ एंड दे कैन कॉज सीवियर प्रॉब्लम्स, राइट। नाउ नाउ इसके कॉजेज क्या हैं? कॉजेज हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। Chlorofluorocarbons which are used in the refrigerators and the fire extinguishers, it can deplete the ozone layer। ठीक है, तो ये इसका कॉज हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं हम। नेम टू मेन सब्सटेंसेस अदर देन द वाटर दैट आर रीअब्सॉर्ब ड्यूरिंग द यूरिन फॉर्मेशन फ्रॉम द अल्ट्राफिल्ट्रेट। तो ऐसे दो सब्सटेंस के नाम बता दो जो वाटर के अलावा भी रीअब्सॉर्ब होते हैं। तो आपको स्ट्रक्चर तो याद होगा, ये बोमेंस कैप्सूल होता है। ठीक है, ये इसके अंदर ग्लोमेरुलस है, ये हमारा ट्यूबुलर पोर्शन है। ठीक है, और ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट है, राइट। अब रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है? इस पार्ट में जिसको हम बोलते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसमें वाटर का रीअब्जॉर्प्शन भी होता है। उसके अलावा किस किस का होता है? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड का भी यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, नाउ और साइट क्या है इसकी? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन। Now, second part is initial ultrafiltrate is collected। Initial ultrafiltrate कहाँ पे collect होता है? तो initial ultrafiltrate is collected at Bowman's capsule। तो Bowman capsule देख रहे हो ना, इसमें ही जो ग्लोमेरुलस है उससे रिलीज होके इसके अंदर initial ultrafiltrate collect हो जाता है। I hope it is clear। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 is if two pea plant having round and green seeds, तो ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल वाई है। कैपिटल आर डोमिनेंट राउंड सीड्स बताता है और स्मॉल वाई जो रिसेसिव जीन होता है कलर के लिए ग्रीन, ये वो बता रहा है। इट इज क्रॉस्ड विद द रिंकल्ड एंड येलो सीड्स। तो रिंकल्ड ये हो गया रिसेसिव जीन एंड येलो कलर इज डोमिनेंट जीन। अब इनका क्रॉस करा, पूछा गया है फर्स्ट ऑप्शन में plot the cross to show the inheritance of color and the shape of the seed। तो चलो इसका हम एक बार क्रॉस करके देख लेते हैं। So according to the question, जो फर्स्ट भी प्लांट है वो है हमारा राउंड एंड ग्रीन सीड्स, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई से। उसका क्रॉस हम कर रहे हैं रिंकल्ड एंड येलो सीड्स यानी कि स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई से। तो अब इसके गैमेट्स क्या बन जाएंगे? गैमेट्स कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, और इसके गैमेट्स क्या बन जाएंगे? स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। नाउ जब हम इनका क्रॉस करेंगे तो लेट अस सी, क्रॉस में हमारे को क्या दिखेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नाउ अब जितने भी हम इसके क्रॉस करेंगे सभी क्रॉस का सेम ही पैटर्न आएगा, यानी कि ऑल विल बी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। ठीक है, यानी कि ये क्या है? ये एक हेट्रोजाइगस कंडीशन है जिसमें डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों जीन हैं। नाउ क्वेश्चन में हमें ए पार्ट में क्या पूछा गया था? हमें पूछा गया था प्लॉट द क्रॉस टू शो द इनहेरिटेंस ऑफ द कलर एंड द शेप ऑफ द सीड। तो हमने क्रॉस कर दिया, दिस इज आवर F1 जनरेशन। तो कलर क्या है? हमेशा देखो जब डोमिनेंट और रिसेसिव जीन साथ में होते हैं ना, हमेशा ही डोमिनेंट जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है। सो यू विल राइट ऑल विल बी राउंड एंड येलो। ये आंसर हो गया हमारे फर्स्ट पार्ट का, राइट। चलो अब इसके बाद हमें सेकंड पार्ट में पूछा गया था आइडेंटिफाई द परसेंटेज ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द F2 जनरेशन। उसमें हमें पूछा गया है जो
ऑफस्प्रिंग हैविंग सेम जीनोटाइप एज द पेरेंट। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना होगा, जो यहाँ पे हमारी F1 जनरेशन आई है इन्हीं का सेल्फ क्रॉसिंग करनी है हमें, राइट। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये F1 जनरेशन है, इसी की हम सेल्फिंग कर देंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नाउ गैमेट्स क्या बनेंगे, इसका मैं आपको बहुत ही इजी मेथड बता देती हूँ। गैमेट्स बनाने के लिए आप क्या करो, कैपिटल आर को 2 बार लिख लो, स्मॉल आर को 2 बार लिख लो, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, सिमिलरली स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। तो ये क्या हो गए, ये हमारे गैमेट्स हो गए दैट वी गेट फ्रॉम द सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन। ठीक है, F1 की जब हमने सेल्फिंग करी तो हमें ये गैमेट्स मिले। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें एक पन्नेट स्क्वायर बनाना है, तो एक हम स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर हमने ले लिया बड़ा सा, राइट। अब हमें इसमें 16 बॉक्सेस बनाने हैं। चलो लेट अस मेक 16 बॉक्सेस। तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 4 हॉरिजॉन्टल एंड 4 वर्टिकल हमें रोज एंड कॉलम्स बनाने हैं, जिसमें हम गैमेट्स का क्रॉस दिखा सकते हैं। तो ये यहाँ पे हम सारे गैमेट्स लिख देंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। सिमिलरली हमें यहाँ इस साइड भी गैमेट्स लिख लेने हैं सारे के सारे। नाउ अब हमें इनकी साइड बाय साइड क्रॉसिंग करनी है। क्रॉसिंग कैसे करेंगे, फर्स्ट इसका क्रॉस करेंगे, देन फर्स्ट का सेकंड से, देन फर्स्ट का थर्ड से, देन फर्स्ट का लास्ट से। सिमिलरली जब इसके क्रॉस हम सारे भर देंगे, देन फर्स्ट का फर्स्ट से, देन सेकंड से, देन थर्ड से, देन फोर्थ से। सिमिलरली हमें सारे के सारे क्रॉस करके यहाँ पे बॉक्सेस को भर लेना है। तो लेट अस स्टार्ट, कैपिटल आर कैपिटल वाई ये हमने यहाँ पे लिख दिया। सिमिलरली फर्स्ट का सेकंड से करेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट लाइन तो कंप्लीट हो गई। सिमिलरली सेकंड पे आ जाते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, बहुत ही इजी है, इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट चीज है नहीं है, बहुत आसान है, बस आपको ध्यान से करना है। ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ ना हो, नहीं तो हमारा आंसर इनकरेक्ट हो सकता है, राइट। चलो नाउ स्मॉल आर कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। लास्ट रो है हमारी, लास्ट रो कभी हम कैसे करेंगे, फर्स्ट से, देन सेकंड से, देन थर्ड से, देन लास्ट, राइट। चलो लास्ट लाइन को भी भर लेते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया परनेट बॉक्स। नाउ अब फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया था ऑफस्प्रिंग हैविंग द सेम जीनोटाइप एज द पेरेंट्स। तो पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या था, एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं, कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई, ये हमारे पेरेंट, एक पेरेंट का जीनोटाइप था। नाउ नेक्स्ट पे, नाउ पेरेंट का जीनोटाइप एक बार चेक कर लेते हैं कि पेरेंट का जीनोटाइप क्या था, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब इनमें से कितने ऑफस्प्रिंग हैं जिनका सेम जीनोटाइप है, हमें ये देखना है। ठीक है, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक है, ये जीनोटाइप हमें देखने हैं। जीनोटाइप मतलब जीन्स कितनों के सेम हैं, राइट। लेट अस फाइंड आउट कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई, पहले ये देख लेते हैं। कैपिटल आर, 2 कैपिटल आर होना चाहिए, 2 स्मॉल वाई होनी चाहिए, सेम जीनोटाइप होना चाहिए। ठीक है, तो एक तो हमें ये मिल गया, राइट। और भी है क्या, और इसमें और ऐसा कोई भी नहीं है, यानी कि कितने हुए, 1। ठीक है, नाउ अब हमें देखना है स्मॉल आर और कैपिटल वाई के सेम जीनोटाइप कितने हैं यहाँ पे। स्मॉल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई, ये एक है, और नो ओनली 1। ठीक है, तो इसका भी 1 हो गया। तो टोटल कितने हैं, टोटल हमारे पास
2 ऑफस्प्रिंग्स हैं जिनका सेम जीनोटाइप है एज ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, चलिए तो इनका हमें क्या निकालना है, इनकी हमें परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, सी वी हैव टोटल 2 ऑफस्प्रिंग, तो 2 ऊपर लिख दो। नाउ कितने ये बॉक्सेस थे, 16, उसको 16 से डिवाइड कर दीजिए। नाउ परसेंटेज निकालनी है, यानी कि हमें मल्टीप्लाई करना है 100 से, राइट। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो हमारा आंसर इसका क्या आ जाएगा, वी विल गेट 12.5%। ठीक है, तो ये हो गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर, दैट इज 12.5%। तो इसका ऑप्शन आंसर आ गया हमारा 12.5%। नाउ ऑफस्प्रिंग हैविंग द सेम phenotype as parent, अभी तो जीनोटाइप पूछा था, जीनोटाइप मतलब कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर कैपिटल वाई, सेम जीनोटाइप, तो 12.5% थे। अब बोला है फिनोटाइप, फिनोटाइप यानी कि कैसे जो दिखते हैं, सेम पेरेंट के जैसे कितने दिखते हैं। तो चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। पे के सेकंड पार्ट में पूछा गया ऑफस्प्रिंग्स हैविंग द सेम फिनोटाइप एज द पेरेंट, सेम phenotype as of parents। नाउ बच्चों देखो, phenotype होता है फिजिकल अपीयरेंस, मतलब देखने में सेम होने चाहिए। तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये phenotype क्या होगा, ये होगा राउंड एंड ग्रीन। ठीक है, तो राउंड और ग्रीन कितने हैं, और स्मॉल आर कैपिटल वाई क्या होगा, ये होगा रिंकल्ड एंड येलो, राइट। लेट अस फाइंड आउट, पहले हम देखते हैं कैपिटल आर और स्मॉल वाई। एक जीन भी अगर कैपिटल आर और स्मॉल वाई का होगा तो वो क्या अपीयर करेगा, राउंड एंड ग्रीन, राइट। कैपिटल आर डोमिनेंट है और स्मॉल वाई रिसेसिव जीन है, तो रिसेसिव दोनों एक जैसे होने चाहिए। कैपिटल आर एक भी होगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो लेट अस फाइंड आउट कि कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई के कितने केसेस हैं यहाँ पे, कैपिटल आर एंड स्मॉल y, तो एक तो यही रहा कैपिटल आर स्मॉल y। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कैपिटल आर स्मॉल y, ये भी हो सकता है सेम फिनोटाइप, क्योंकि ये भी हमें क्या दिखाई देगा, राउंड एंड ग्रीन ही होगा। तो 2 हो गए यहाँ पे, एंड कैपिटल आर स्मॉल y के और कोई है क्या, कैपिटल आर स्मॉल y, ये 3 हो गए। तो कितने हैं, ये हैं 3, राउंड एंड ग्रीन 3 है, रिंकल्ड एंड येलो देख लेते हैं, यानी कि रिंकल्ड यानी कि रिसेसिव जीन स्मॉल आर होना चाहिए और डोमिनेंट कैपिटल वाई होना चाहिए। तो डोमिनेंट में तो एक भी कैपिटल वाई होगा तो वो येलो कलर ही शो करेगा, लेकिन रिसेसिव अपने आप को तब ही एक्सप्रेस करता है जब दोनों के दोनों जीन रिसेसिव होते हैं। ठीक है, तो चलो इसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। रिंकल्ड एंड येलो कितनी है, स्मॉल आर 2 रिसेसिव स्मॉल आर है और ये कैपिटल वाई है, ये हो गया 1 स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई, ये हो गया 2 स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई, ये हो गया 3। तो ठीक है, ये भी हमारे पास रिंकल्ड और येलो भी हमारे पास 3 हो गए, तो टोटल ये कितने हो गए, ये हो गए टोटल 6। नाउ अब इनकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इनकी परसेंटेज आप मुझे इनबॉक्स करके बताइए फटाफट से कमेंट में, वीडियो को रोक के, और यहाँ पे मैं आपको करके ऑलरेडी दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रह जाए। नाउ कितने हैं टोटल, 6 आउट ऑफ कितने बॉक्सेस हैं, 16 into 100 which will be equal to 37.5%। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो इस टाइप के और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आ गया हमारा 37.5%। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको इस तरीके से पूरा का पूरा परमानेंट बॉक्स बना के ये सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पे आपको एक फिगर सी दिखाई दे रही है। ठीक है, ऑब्जर्व द अबव गिवन फूड वेब, तो ये एक फूड वेब है। ठीक है, विच इज इंटरकनेक्शन ऑफ मेनी फूड चेन्स।
and answer the following question. First is, here we have two options. Option A है, trace the food chain where the last tropic level receives the maximum energy. You have to justify your answer also. Shortest food chain here is X से O पे जा रहा है, O से सीधा सीधा Z पे जा रहा है, तो शॉर्टेस्ट फूड चेन इसमें हो जाएगी X to O to Z। ठीक है, इसमें सिर्फ 3 ट्रॉपिक लेवल हैं, राइट। तो इस शॉर्टेस्ट फूड चेन है, तो मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी अकॉर्डिंग टू 10% लॉ, because according to the 10% law, only 10% of the energy entering at a particular tropic level of organism is available for transfer to the next tropic level. So according to the 10% law, x से जो o को एनर्जी मिलेगी, मान लिया अगर हमने x के पास 100 है तो o को मिलेगी इसकी सिर्फ 10% यानी कि 10 मिलेगी, और z को कितनी मिलेगी, z को 1 मिलेगी। ठीक है, तो 10% ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, राइट। सो ये हो गया हमारा आंसर। Option B is trace the longest food chain and compare the energy available at its last tropic level to the last tropic level of the shortest food chain। तो यहाँ पे जो longest food chain है, we can see ये है X O P Q Z, यानी कि 1 2 3 4 5 ट्रॉपिक लेवल हैं। ठीक है, और शॉर्टेस्ट फूड चेन थी X O Z। तो चलो अगर हम माने कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे थी 10,000 जूल्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो O पे कितनी होगी, 10% लॉ के अकॉर्डिंग ये 1000 हो जाएगी, और Z के पास कितनी होगी, ये 100 जूल होगी। तो यानी कि X से O, O से Z, तो Z पे होगी ओनली 100 जूल्स ऑफ एनर्जी। वाइल अगर हम लॉन्गेस्ट फूड चेन लें, लॉन्गेस्ट फूड चेन यानी कि अगर हम लें X O P Q Z, X से O, O से P, P से Q एंड Q से Z, तो अकॉर्डिंग टू हमारा 10% लॉ, फर्स्ट जो प्रोड्यूसर है उनके पास 10,000 होगी, सेकंड के पास ये सिर्फ 1000 होगी, देन P के पास 100 होगी, Q के पास 10 होगी, तो Z के पास ये सिर्फ 1 जूल एनर्जी अवेलेबल होगी। ठीक है, तो ये हमारा एक कंपैरिजन होगा लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट फूड चेन के बीच में, राइट। चलिए सी, इफ एनर्जी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल इज 25 किलो जूल्स। ठीक है, अगर प्रोड्यूसर लेवल पे 25 किलो जूल्स है, राइट, तो प्रोड्यूसर लेवल हमारा है दिस वन एक्स, यहाँ पे बोल रहे हैं एक्स के पास कितनी है 25,000 किलो जूल्स, देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल एट द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। तो एक्स से सेकेंड ट्रॉपिक लेवल है वाई आर एंड जेड, वाई आर एंड देन इट इज जेड। तो हमें 25,000 फर्स्ट पर है, तो 250 किलो जूल सेकेंड पर होगी, 25 हमारे आर पर होगी। ठीक है, और हमारा जो लास्ट ट्रॉपिक लेवल है उसके पास कितनी हो जाएगी, उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2.5 किलो जूल्स एनर्जी रह जाएगी। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू 10% लॉ आप इस तरीके से एनर्जी निकाल सकते हैं। Next is, give an example of grassland food chain with 4 tropic levels in the form of ecological pyramid। अब इसका डी पार्ट में हमसे जो पूछा गया है, हमें ग्रासलैंड की फूड चेन दिखानी है विद 4 ट्रॉपिक लेवल इन द फॉर्म ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। तो पिरामिड की शेप हम सबको पता है ट्रायंगल होती है, तो लेट अस ड्रॉ अ बिग ट्रायंगल ओवर हियर, एक बड़ा सा ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज आवर इकोलॉजिकल पिरामिड। नाउ हमें 4 ट्रॉपिक लेवल दिखाने हैं, तो 4 ट्रॉपिक लेवल के लिए हमें इसको इक्वल डिविजन्स करने होंगे, 1 2 एंड 3। नाउ बॉटम पे हमें पता है होते हैं प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स लार्जेस्ट अमाउंट में होते हैं। तो आप देख सकते हैं जो इकोलॉजिकल पिरामिड है, इसका जो बॉटम है ये सबसे ज्यादा बड़ा है, सबसे ज्यादा एरिया इसका ही है। ठीक है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको खाते हैं हर्बीवोरस एनिमल, जिनको हम बोल सकते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, राइट। प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं कार्निवोरस एनिमल्स, जिनको हम बोल सकते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर ईटन बाय
टॉप कंज्यूमर्स, जैसे कि हो गया हॉक, राइट। तो ये हो गया आपका ग्रासलैंड का इकोलॉजिकल पिरामिड। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अटेम्प्ट ईदर ऑप्शन ए और बी। हियर यू कैन सी अ पिक्चर, एक पिक्चर दिखाई दे रही है, विच ऑफ द कट पीसेस ऑफ टू प्लेनेरिया LMNOP could regenerate to form the complete organism। ये तो आपके ट्रांसफर सेक्शन है, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। जो प्लेनेरिया होता है ना, वो अपने किसी भी कट पार्ट को रीजनरेट कर सकता है और अपने को रिपेयर कर सकता है। तो ऑल ऑप्शंस आ जाएगा इसका आंसर, ऑल पीसेस, राइट। सेकंड इज give an example of another organism which follow the same mode of reproduction as planaria। तो प्लेनेरिया की तरह एक और ऑर्गेनिज्म होता है which is hydra, जो सेम रीजनरेट कर सकता है। ऑल्दो ये बडिंग करता है, बट ये हाइड्रा अगर उसका कोई पार्ट कट होता है तो वो रीजनरेट भी कर सकता है। और नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन सी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इन रीजनरेशन। तो रीजनरेशन में डेवलपमेंट का क्या मतलब है, ये पूछा गया है। तो देखो, in context to regeneration, actually development refer to process where specialized regenerative cells multiply rapidly। So it means the new cells change their structure and function to become specific type of tissues and the organs, right। तो next question पे आ जाते हैं, can the organism like dog or cat reproduce by this method। तो no, they cannot reproduce by this method। ऐसा नहीं हो सकते, क्योंकि सी डॉग्स और कैट्स ये हम सारे के सारे क्या हैं, हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं। तो हमारी बॉडी इस तरीके से रीजनरेशन से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, बिकॉज वी आर वेरी मच कॉम्प्लेक्स, आवर बॉडी हैज हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम्स हैं, टिश्यूज हैं, and they are highly specialized and integrated। So that is why we cannot multiply with the help of regeneration। Okay। और ऑप्शन है हमारा, नेम द टाइप ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शोन इन द गिवन फिगर। ये कौन सी टाइप की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दिस इज बाइनरी फिशन, ठीक है, ये हमारा बाइनरी फिशन है। ओके, चलो आइडेंटिफाई द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये है लिस्मेनिया, LEISHMANIA, दिस इज लिस्मेनिया। List any two advantage of asexual reproduction over sexual reproduction। asexual reproduction का पहला एडवांटेज तो है कि बिल्कुल जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ asexual मेथड। सेकंड इज इट इज वेरी फास्ट and requires less time for the development। okay, तो ये हमारे हो गए दो advantages over the sexual reproduction। next is how the reproduction shown by the above organism is different from the reproduction shown by the amoeba and why। see, ये जो organism है ना लिस्मेनिया, it divide in longitudinal plane, ठीक है, ये longitudinal plane में डिवाइड करता है, longitudinally डिवाइड करता है। तो there is a plane in which it divides, ये randomly divide नहीं करता। बट अमीबा जो होता है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसकी एक फिक्स शेप नहीं है, सो इट कैन डिवाइड इन एनी प्लेन, किसी भी तरीके से किसी भी प्लेन में ये डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो यही है लिस्मेनिया और अमीबा में डिफरेंस। तो ये था हमारा आज का फुल पेपर सॉल्यूशन। आई होप आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस फील हो रहा होगा। याद रखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये आपकी मार्कशीट बदलने का एक राज है। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो साइंस से डर रहे हैं। अगली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सेक्शन बी विच इज़ केमिस्ट्री, और उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सेक्शन सी विच इज़ फिजिक्स। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। टिल देन कीप लर्निंग।